हेलो बच्चों, मैं मारुति पाठक, रेजोनेंस में फिज़िक्स टीचर। तो आज जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब नीट 2022 का, उसका एक बार टॉपिक वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहे थे। तो फिज़िक्स के टोटल 50 क्वेश्चन थे, उसमें से 4 ऑप्टिक्स के 4 क्वेश्चन थे। उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के 3 और वेव ऑप्टिक्स के 1 क्वेश्चन था। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पार्ट से 60 क्वेश्चन आए थे, मतलब 32% वेटेज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का था। लगभग 1/3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आए थे। इसीलिए हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पार्ट को कोर्स प्लानिंग में सफिशिएंट टाइम देते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन कैपेसिटर का था। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट के 2 क्वेश्चन, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी 4, इसके काफ़ी ज़्यादा ही वेटेज हर साल रहता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के 4 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 क्वेश्चन थे। हाँ, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के टोटल 10 क्वेश्चंस थे। उसमें मॉडर्न मतलब अपनी एटॉमिक फिजिक्स के 3, न्यूक्लियर फिजिक्स के 2 और सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चंस थे। और सेमीकंडक्टर वाला पार्ट काफ़ी स्कोरिंग भी होता है ना, उसमें बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही पार्ट होता है और उसमें क्वेश्चन ज़्यादा घुमा करके नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें अपने नीट में कम्युनिकेशन का तो आता ही नहीं है। दोनों क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थे और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, थ्योरी बेस्ड थे। और उसके बाद एसएचएम एंड वेव्स है ना, इस वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक एसएचएम का क्वेश्चन था और एक वेव का क्वेश्चन था। उसके बाद मैकेनिक्स से 15 क्वेश्चन आए थे, मतलब ऑलमोस्ट 30% वेटेज मैकेनिक्स का था। उसमें हर टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे थे। यूनिट एंड डायमेंशन के 2 क्वेश्चन, रेक्टिलिनियर मोशन के 2, उसके बाद अपने इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी के 2 क्वेश्चन थे, ग्रेविटेशन का 1 क्वेश्चन, मेजरमेंट एरर का भी 1 क्वेश्चन था, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का 1 क्वेश्चन। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स चैप्टर बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन केवल 1 ही पूछा था। प्रोजेक्टाइल मोशन का 1 क्वेश्चन था। उसके बाद सेंट्रोमास के 2, सरफेस टेंशन का 1 क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी का 1, सर्कुलर मोशन का भी 1, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इस पार्ट से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स के 2 और हीट ट्रांसफ़र का 1 क्वेश्चन था। तो इस टाइप से वेटेज वाइज एनालिसिस था। तो रफली 1/3 मैकेनिक्स की आई थी, 1/3 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और 1/3 फिर बाकी पार्ट वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, वो 1/3 थे। और यूजुअली हर साल डिस्ट्रीब्यूशन रफली ऐसा ही रहता है। थर्मोडायनेमिक्स के थोड़े से कम क्वेश्चन आए थे, यूजुअली थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमने टॉपिक वाइज वेटेज देख लिया। अब 11th और 12th का एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन 11 के आए थे और 30 क्वेश्चन 12 के आए थे। मतलब कहने का मतलब है कि 11 का वेटेज 40% था और 12 का 60% था। और हर साल रफली ऐसा ही होता है कि दोनों में से 12 का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। 12 के क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के आते हैं और 11 के क्वेश्चन थोड़े से कम ही आते हैं। इस साल भी डिस्ट्रीब्यूशन रफली इसी टाइप का था, है ना। इसलिए 11th और 12th दोनों की स्टडी करनी है, लेकिन 12th वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है उसमें 12th से यूजुअली ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक बार डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चंस थे, उसमें 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी लेवल के थे, जिसको आई थिंक देखते ही बच्चे टिक कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन से कर सकते हैं। फिर उसमें 20 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, जिसमें थोड़ा सा सोचना था, दिमाग लगाना था। और 5 क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, उसमें 1 क्वेश्चन तो बोनस था। इनफैक्ट 1 नहीं 2 क्वेश्चन बोनस थे, एंड जिसमें कोई भी ऑप्शन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था, सेटिस्फैक्टरी भी नहीं था। और कुछ क्वेश्चन थोड़े से अनक्लियर थे, लैंग्वेज के 2-2 या 3-3 मीनिंग निकलते हैं। तो पेपर करते समय यही स्मार्टनेस रखनी है कि जो सिंपल या मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं उनको करना है, और जो टफ क्वेश्चन है उसको स्किप करना है। और अगर कोई बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है तो बुद्धि लग रही है तो ठीक,
नहीं लग रही है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में तो मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 80% के लगभग क्वेश्चन वही थे जो हम क्लास नोट्स में कराते हैं या फिर शीट में थे, थोड़े से डेटा चेंज कर लिए थे, है ना। तो अगर किसी ने हमारे रेजोनेंस की शीट और क्लास नोट्स को अगर ढंग से किया हो तो 80% स्कोर बहुत इजीली कर सकते हो तुम। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा माइंड लगाना था और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे, उसमें हमको क्वेश्चन का कंसेप्ट भी समझना था और साथ में एग्जामिनर की भावना भी समझनी थी कि वो किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रहा है, मतलब क्या पूछना चाहता है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना था। तो ये पेपर करते समय थोड़ी सी स्मार्टनेस रखनी है कि इसमें इजी क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में कोई नीचे लिखा नहीं होता कि इजी है मॉडरेट है। इजी मतलब जो क्वेश्चन देखे हुए हैं, अपने क्लास नोट्स में देखे हुए हैं, शीट में देखे हुए हैं, वो इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन को तुमको करना होता है और जो बहुत टफ क्वेश्चन है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना होता है। यही करने की स्किल होती है। और रेजोनेंस में सारी कंसेप्ट भी ढंग से बताए जाते हैं और पेपर सॉल्व करने की स्किल भी बताई जाती है कि किस टाइप से टफ क्वेश्चन से बच करके चलना है, किस टाइप से इजी क्वेश्चन को फटाफट करना है। तो रेजोनेंस में सारी स्किल भी सिखाई जाती है और मेडिकल के बच्चों को उनके अकॉर्डिंग ही ट्रेन किया जाता है। मतलब मेडिकल के बच्चों को चीज़ें पहले डिटेल में ही बताई जाती हैं और बाद में उनका रिज़ल्ट भी अलग से याद कराया जाता है। कई बार रिज़ल्ट याद रखने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, स्किल भी होती हैं, वो ही बताते हैं, लेकिन पहले पूरा डिटेल बताते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट याद कराते हैं, ट्रिक बताते हैं, ताकि अगर ट्रिक अगर वो भूल भी गया तब भी उसको डिटेल जो तरीका है वो सब उसको पता हो और बेसिक से भी वो चीज़ों को कर पाए। तो इसीलिए रेजोनेंस में जो टॉपर बच्चे होते हैं वो तो अच्छा करते हैं, लेकिन जो सामान्य बच्चे होते हैं जिनका मेंटल लेवल सामान्य होता है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब सही ऑर्डर में चीज़ें कराई जाती हैं, है ना। हमारी जो शीट है उसमें भी बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर है। एक्सरसाइज 1 बिल्कुल सिंपल लेवल, एक्सरसाइज 2 थोड़ा सा टफ लेवल और एक्सरसाइज 3 में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं। तो रेजोनेंस में टीचिंग मेथड, उसके बाद जो स्टडी मटेरियल है वो सब इसी अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि टॉपर बच्चे तो अच्छा करते हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब उनकी एबिलिटी से भी बियॉन्ड परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये इस पेपर का एनालिसिस था। तो अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद और रेजोनेंस पे आपका स्वागत है। अगर तुम प्रॉपरली स्टडी करोगे और रेजोनेंस के अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो तुम्हारी जो एबिलिटी है उससे भी बियॉन्ड परफॉर्मेंस रहेगा।